नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ। कानपुर से मिल रही है हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन का खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन का खुलासा। पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद उमर, सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम गिरफ्तार किए गए। आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करने में प्रशासन जो है वो अब जुट चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है। हिंसा मामले में पीएफआई कनेक्शन का पूरा मामला, जिसमें 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सैफुल्लाह और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। हिंसा का ये पूरा मामला था। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अब पूरी तैयारी की जा रही है। एक्शन जो है वो लिए जाने की तैयारी की जा रही है। सैफुल्लाह और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर बड़ा एक्शन, बुलडोजर चलाने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो अब सख्ती जो है वो दिखाई जा रही है। पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। उपद्रवी जो जिस तरह से इन्होंने हिंसा फैलाई थी, उससे लेकर अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। और इससे लेकर जिस तरह से कनेक्शन इनका दिखाई दिया है पीएफआई का, उससे लेकर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश लगातार जारी है। कुछ आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और इससे लेकर अब एक्शन मोड में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा। पथराव वाले 100 से ज्यादा घरों की पहचान जो है वो की जा रही है। पुलिस के राडार पर शहर की 147 इमारतें शामिल है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर उपद्रवियों के खिलाफ आरोपी जो है कुछ गिरफ्तार हुए। पीएफआई से कनेक्शन जो है वो भी सामने आया। उससे लेकर अलग अलग राडार पर, अलग अलग एक्शन पर अब पूरी तरह से कोशिशें जो है वो जारी हैं। पुलिस के राडार पर शहर की 147 इमारतें हैं जिन पर अवैध निर्माण किया गया है और इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। अभिनव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, जिस तरह से बात करें हिंसा मामले में पीएफआई का कनेक्शन, जिसमें 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, आपको बता दूं कि बवाल के बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बवाल के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई कनेक्शन हो सकता है और उसी का हाथ है, जिसके बाद से ही एटीएस ने कानपुर में डेरा डाल दिया था और एक एसआईटी भी गठित कर दी गई थी। तो वहीं एटीएस ने जब सीएए बवाल हुआ था, सीएए को लेकर हिंसा हुई थी, तो 5 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया था और जब उनकी जानकारी जुटाना शुरू की तो 2 उसमें से जो 5 की जमानत हो चुकी है, 2 गायब मिले और 3 की जब जांच की गई तो इन तीनों के कनेक्शन इस बवाल से भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को आरोपी बनाया और जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद उमर, सैफुल्लाह और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसमें मोहम्मद उमर जो है वो सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़ा हुआ है और बाकी के जो दोनों आरोपी हैं वो पीएफआई के संगठन सीडीपीआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जी, 147 जो इमारतें हैं वो भी राडार पर, यानी पूरी कोशिश, अवैध निर्माण जो किया गया है उस पर भी एक्शन लेने की तैयारी अब की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बवाल वाली जगह को चिन्हित करके वहां की 147 इमारतों की सूची केडीए को भेजी है और केडीए अब इन इमारतों की जांच करा रहा है और अगर किसी भी अधिकारी की मिली भगत से ये किस तरह से अवैध निर्माण हो गए, किस तरह से मानकों के विपरीत ये निर्माण हो गए, उसकी भी जांच की जा रही है। और अगर जांच में जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, अवैध इमारतों पर तो कार्रवाई होगी होगी, साथ ही साथ जिन अधिकारियों, अभियंताओं और केडीए के कर्मचारियों की मिली भगत भी इसमें सामने आएगी, उन पर भी गाज कर सकती है। जी, तो मिली भगत जिस पर भी सामने आएगी, जिन अधिकारियों पर अब देखना होगा किन पर गाज जो है वो गिरती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, कानपुर हिंसा का ये पूरा मामला अब खास तौर से जो पीएफआई है उससे कनेक्शन दिखाई दिया है और इस पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3 जून 2022 को घटना हुई थी और इसमें संदिग्ध जो भी व्यक्ति सामने आए हैं उसे गिरफ्तार करने की जो पूरी कोशिश है वो करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था और इसमें किस तरह से पथराव जो है वो हुआ था कानपुर में। उपद्रवियों ने किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुंचाया था एटीएम को या और भी पेट्रोल पंप है, चाहे सरकारी प्रसाद जो है चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। तो पीएफआई कनेक्शन का ये पूरा मामला, 3 सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है।
और कानपुर से ही बड़ी खबर, जहां पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की जो तैयारी है वो चल रही है। उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। पथराव वाले 100 से ज्यादा घरों की पहचान की गई है। पुलिस के राडार पर शहर की 147 इमारतें हैं और उनकी कोशिश जो है वो की जा रही है, पतासाजी जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। 100 से ज्यादा ऐसे अवैध निर्माण है, ऐसे घर हैं जिन पर पतासाजी की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन दाखिल करेंगे विधान परिषद पद के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पर्चा भरेंगे। दोपहर 12:30 पर विधानमंडल भवन में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं विधान परिषद पद के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 12:30 का जो समय है वो रखा गया है जब विधानमंडल भवन में वो पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा ने जिस तरह से विधान परिषद के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय किया, ये उम्मीदें की जा रही थी कि कल हालांकि वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कल अपना नामांकन उन्होंने दाखिल नहीं किया था और आज पूरी तरह से तैयार हैं अब वो मुस्तैदी से। और 12:30 का समय जब रहेगा नामांकन दाखिल करेंगे। अनूप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बात करें, कल भी यही हो रहा था कि नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे, लेकिन कल किस वजह से नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, जिसकी प्रक्रिया जो है वो आज पूरी की जाएगी? देखिए श्वेता, आज नामांकन प्रक्रिया का 8वां दिन है। विधान परिषद का नामांकन लगातार चल रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं अपनी जो उम्मीदवारों की जो विचार विमर्श लगातार चल रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। अगर पूर्ण बहुमत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 9 प्रत्याशियों को या 9 अपने जो साथी हैं उनको विधान परिषद भेज सकती बहुमत के अनुसार, क्योंकि 275 विधायक भाजपा के पास है गठबंधन के साथ। उसी प्रकार से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 125 विधायक उनके पास हैं गठबंधन के साथ। करीब 6 वो प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन 13 पर ही चुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी 4 प्रत्याशी या 3 ही अपने प्रत्याशी उतारे और 9 के आसपास भाजपा उतारने की कवायद चल रही है। लगभग करीब 9 में की जो रेस है भारतीय जनता पार्टी में, अगर सबसे बात करें तो लगातार जो नामों पर बात चल रही थी उसमें जो स्वतंत्र लगातार जो तमाम जो नाम सामने आ रहे थे, चाहे जो मंत्री बन चुके हैं, उनको लगभग करीब भारतीय जनता पार्टी जरूर लाएगी। जैसे दानिश अंसारी मंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन विधायक नहीं है, उनको एमएलसी बनाना लगभग तय हो चुका है। जेपी राठौर मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, अब मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। उनको विधान परिषद ले जाना लमसम तय हो चुका है। इसी प्रकार से और भी जो लोग हैं, चाहे महेंद्र सिंह की बात करें या फिर तमाम और जो दिग्गज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको एमएलसी उस पार बनाना तय हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी में जाते हैं। समाजवादी पार्टी में सबसे पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का तय हुआ है, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए थे। बड़ी उम्मीदें थी, हालांकि कुछ कर नहीं पाए, अपनी भी सीट हार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उनको विधान परिषद भेज रही है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो किस तरह की जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधेगी, क्योंकि ये भी कह रही है बीजेपी की जिन नेताओं ने अच्छा काम किया है उनके लिए जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं अब इस दौरान? देखिए श्वेता, लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही थी, मैं बात कर रहा था अरविंद राजभर की, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की अपने बेटे को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही कि जो बाकी के नाम हैं, 2 नाम है, उस पर असमंजस की स्थिति है, लेकिन करीब तय हो चुका है कि वो जो अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो भी विधान परिषद में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी उनको उम्मीदवार बना सकती है। आज 12:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य जब नामांकन करेंगे, अखिलेश यादव उनके साथ में होंगे। निश्चित तौर पे पूछा जाएगा कि बाकी के प्रत्याशी कब तक, उम्मीदवारों को जो लिस्ट कब तक आएगी, या फिर आज उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को पत्ते खोल सकती है कि भाजपा जो 9 कैंडिडेटों को क्या नाम उनके हैं, कब वो नामांकन करेंगे, तमाम जो चीजें हैं आज शाम तक लगभग शाम तक तय हो जाएगा। हालांकि दावा ये कर रही है बीजेपी की 21 में से 17 सीटें जो है वो जीत रही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सर्वे का आदेश देने वाले जज को धमकी भरा पत्र मिला है। सिविल जज रवि कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से धमकी भरा पत्र मिला। धमकी के बाद सिविल जज की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। वाराणसी कचहरी में तैनात सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला। उन्हें इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से धमकी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई, जिसके बाद जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले भी जज रवि दिवाकर को धमकी मिल चुकी है और इस घटना के बाद जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला जज की सुरक्षा में 10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से, जहां सर्वे का आदेश यानी ज्ञान व्यापी केस में सर्वे के आदेश देने वाले सिविल जज को धमकी भरा पत्र मिला है। इसके बाद सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से कहा गया है कि धमकी भरा जो पत्र है वो मिला गया। हालांकि इसके पहले भी उनके परिवार को धमकी भरा पत्र मिल चुका है। धर्मेंद्र चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें, ज्ञान व्यापी सर्वे का ये पूरा मामला वाराणसी या उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश में छाया हुआ था और ऐसे में धमकी भरा पत्र मिलना सिविल जज को कई सवाल खड़े करता है। उस लेटर में ऐसा क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ अब एक्शन लिया गया इसके बाद? देखिए, लेटर में मुख्य 5 बिंदु हैं और 5 बिंदुओं को स्वतः दर्शाया गया है कि क्या आप नरेंद्र मोदी हिंदू इस्लामिक संगठन, हिंदू उग्रवादी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं और आपके जितने भी फैसले, जितने भी आदेश हुए हैं, आपने भगवे रंग में रंग के दिए। पहला। दूसरा, उन्होंने लिखा है कि जो राजनीतिक रंग होता है उसमें अब जो न्यायपालिका है वो भी रंग चुकी है और नेताओं के इशारे पे आदेश दे रही है। तो 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिसको इस्लामिक संगठन ने दर्शाया है और उसमें सीधे तौर पे उसने ये भी दिखाया है, उनको डराने की कोशिश की गई है पत्र के माध्यम से कि आपको सुरक्षा मिलती है, आपके परिवार को नहीं मिलती है, आपकी पत्नी को नहीं मिलती है, आपके माता को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तूल पकड़ते नजर आ रही है। और रवि कुमार दिवाकर को जिस तरीके की धमकी मिली है, इससे अब पूरे वाराणसी में सेंसिटिव का माहौल हो गया है। पूरे जिला कोर्ट में जो है इसका मुद्दा अब तूल पकड़ते नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं अब उसको लेके वाराणसी पुलिस कमिश्नर हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जिसको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और उस पत्र की जांच जो है 2 आईपीएस अधिकारियों को सुपुर्द कर दी गई है। उसकी जांच कर रहे हैं उसकी तरह से कि क्या उसमें है, आखिर वो पत्र किस तरीके का पत्र है, कहां से पत्र आया है। चूंकि वो दिल्ली से जो है इस्लामिक मूवमेंट की तरफ से आया है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव भी इसमें इंटरफेयर उन्होंने कर दिया है और डीजीपी को भी पत्र लिख दिया है जिला रवि दिवाकर जी ने। तो कहीं ना कहीं पूरी ओवरऑल अगर स्वतः देखी जाए बात, तो अब कहीं ना कहीं जो जजों की आदेश की प्रक्रिया रही है वो भी अब सस्पेक्ट में होती जा रही है। अब जो इस्लामिक संगठन द्वारा है पत्र से खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि यह पत्र जो लिख के आया है क्या है हकीकत इसकी और कहां से आया इसकी। जब खुफिया एजेंसी और तमाम इंटेलिजेंस ऐसी हैं जो लगी हुई हैं, जब जांच कर लेंगी तब स्पष्ट स्थिति हो पाएगी आखिर ये किस मुस्लिम संगठन द्वारा है या उग्रवादी संगठन द्वारा है, क्या है पूरा मामला। अब इसकी तह से वाराणसी पुलिस कमिश्नर एस सतीश गणेश ने भी बयान दे दिया है कि उनकी सुरक्षा में तमाम जितने भी जज हैं इस मामले की कार्रवाई देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा क्या कुछ होता है, जांच का विषय, क्योंकि सिविल जज को इस तरह से धमकी भरा लेटर मिलना, उसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर होगी, किस तरह से उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति का आज दूसरा दिन है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक इसमें शामिल रहेंगे। मिशन 2024 सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो आयोजित होगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रूपरेखा तैयार होने जा रही है। तो मिशन 2024 सहित प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार होनी है। प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन है और खासतौर से इसके पहले अगर बात करें, निकाय, पंचायत, लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और इसमें तमाम जो है चर्चाएं इस पे विषय रहने वाले हैं। मिशन 2024 सहित प्रदेश के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा आज संभावित होने जा रही है। तो दूसरा दिन आपको बता दें, प्रदेश कार्य समिति की बैठक जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं।
इसके पहले आपको बता दें निकाय पंचायत लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश कल जो है वो दिए गए थे। 8 साल पूरा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, इसे लेकर किस तरह से 15 दिन अभियान चलाया जाना है उसे लेकर भी खासतौर से इस पर बैठक में चर्चा जो है वो हुई थी। योग दिवस पर भी खासतौर से संभावित चर्चा कल हुई थी और आज दूसरा दिन है भाजपा प्रदेश कार्य समिति का, और इसमें देखना होगा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर चुके हैं। अब तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। 2 दिनों की जो बैठक है वो रखी गई थी। इसमें प्रदेश के विकास को लेकर तमाम एजेंडे जो हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा जो है वो संभावित है। इसके पहले कल भी खास तौर से चर्चा हुई थी। योगेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से बात करें कल की, अगर हम इस बैठक की बात करें तो पंचायत लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, वहीं प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल को 15 दिन का एक अभियान चलाया जाना है। योग दिवस को लेकर चर्चा आज दूसरा दिन, क्या महत्वपूर्ण एजेंडे आज शामिल रहेंगे? समिति की बैठक शुरू हो गई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई सांसद, विधायक और कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं। इसमें 4 सत्र आज रहेंगे। सत्र तो बता दें, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। बता दें आज दूसरा दिन है। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, सभी सांसद मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री और विधायक इसमें शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर चुके हैं। प्रदेश के सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक इसमें सम्मिलित हैं। मिशन 2024 सहित प्रदेश के ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा जो है वो संभावित है। यानी संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, आगामी दिनों में कार्यक्रमों की रूपरेखा किस तरह से तैयार करनी है, इसे लेकर चर्चा इस बैठक में हो रही है। तो आज दूसरा दिन है। अब ये बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दूसरा दिन और कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो मिशन 2024 सहित प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और आगामी दिनों में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि 2024 मिशन भी है और इसे लेकर आगामी दिनों में क्या रूपरेखा तैयार करनी है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इसे लेकर तमाम जो मंत्री, विधायक है, सांसद हैं इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वो भी मौजूद हैं। प्रदेश के सभी सांसद मौजूद हैं और आगामी कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है वो तैयार हो रही है कि किस तरह से काम करना है, बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर संगठन को कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से। और खासतौर से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 8 साल का पूरा हुआ और इसे लेकर 15 दिन का एक अभियान जो है वो भी तय किया गया कि किस तरह से घर घर पहुंचना है और केंद्र की जो योजनाएं हैं चल रही हैं उसे लेकर किस तरह से बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, उसे लेकर चर्चा जो है इस बैठक में हो रही है। तो संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आज तैयार होगी। इसके पहले योग दिवस को लेकर भी जो चर्चा है वो हुई है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह से काम करना है आगे बढ़कर। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। हल्द्वानी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी पहुंच चुके हैं इस बैठक में। आज दूसरा दिन है जिसमें सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक मौजूद हैं और खासतौर से चर्चा जो है वो हो रही है कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, घर घर कैसे पहुंचा जाए, लोगों की जो समस्याएं है उसे कैसे दूर किया जाए, उसे लेकर ये चर्चा जो है वो संभावित है। मिशन 2024 आगामी दिनों में है और ऐसे में इससे भी लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, रूपरेखा जो है तैयार की जा रही है, फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है खासतौर से मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का, कि जनता के बीच कैसे पहुंचना है और किस तरह से हमें आगे काम करना होगा। इधर कानपुर हिंसा में सबूतों की तलाश तेज हो चुकी है। कानपुर हिंसा मामले में फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। मौके से पत्थर ले आई है फॉरेंसिक की टीम। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से हिंसा मामले से जुड़ी हुई है जिसमें फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए हैं। पत्थर जो है वो मौके से फॉरेंसिक टीम लेकर पहुंची है और अब जांच जो है वो की जाएगी कि ये जो पत्थर है उससे देखकर कानपुर हिंसा में सबूतों की तलाश लगातार तेज हो चुकी है। एसआईटी जो है वो भी गठित की गई है
और पीएफआई कनेक्शन जो है वो साफ तौर पर सामने आया था, उसके लिए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और अब लगातार पतासाजी करने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपना काम अलग कर रही है और इस तरह से सबूतों की तलाश जो है वो की जा रही है। तो कानपुर हिंसा में सबूतों की तलाश तेज हो चुकी है, वहां से पत्थर जो है वो लाए गए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, हिंसा का जो मामला है वो बढ़ा था, उपद्रव जो है वो जिस तरह से हुआ, कुछ नुकसान जो है वो पहुंचा था सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी इमारतों को, और ऐसे में अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी, यानी एक्शन मोड में अब पूरी तरह से प्रशासन जुट चुका है। तो कानपुर हिंसा मामले में फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। और इसके साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।